तो फ्रेंड्स, हमारे बीच में रोहिणी जी हैं, जिन्होंने पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया है। और इनका ऑल इंडिया रैंक 3 था सीएमए में। और इनसे मैंने ऑलरेडी, जब इनका रैंक 3 आया था, तब मैंने इनसे बात की थी और सी वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर थे, इनके फाइनेंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, इनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। तो मुझे लग ही रहा था कि इनके कैंपस और जब इनका जॉब प्लेसमेंट लगेगा, इनका बहुत अच्छा लगने वाला है। और जितना सोचे थे उससे बहुत अच्छा लगा। और मेरा मानना है कि इनके सारे जो अभी तक के सपने थे वो पूरे होते जा रहे हैं, और आगे भी और भी बहुत इनको आगे बढ़ना है। तो रोहिणी जी, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। स्टार्ट फ्रॉम दी सीएमए आपने ज्वाइन किया, एंड आज यहाँ अब तक पहुंचे हैं। और क्या पैकेज लगा है, क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे, थोड़ा सा बताइए, ताकि दूसरे लोग आपकी जो मोटिवेशन है वो सुनकर अपनी लाइफ को भी उतना ही बेहतर बना सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ डिमोटिवेटेड होते हैं, डिग्रीज इतने सामने होने के बावजूद भी गिव अप कर देते हैं। कुछ कोई कहता नहीं, चलो मैं इधर ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। इतना सामने मंजिल देखने के बाद गिव अप मत कीजिए। अब बस जो भी करना है करिए, पहले डिग्री ले लीजिए। और आज देखिए, रोहिणी जी के मन में भी बहुत सारे डिमोटिवेशन आई होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मोटिवेशन पावर को ज्यादा रखा और आज यहाँ इस मुकाम को हासिल किया, जिससे इनको पूरे पेरेंट्स और टीचर्स का नाम रोशन किया इन्होंने। तो प्लीज बताइए, अब मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, दुनिया को बताना चाहूंगा, दुनिया आपके बारे में जानना चाहेगी और इतना बेहतर करना चाहेगी। इस इंटरव्यू का एक ही मकसद है, सिर्फ यही मकसद है कि दूसरे स्टूडेंट्स जो डिमोटिवेटेड हो रखे हैं उनको मोटिवेशन मिले और तुरंत वो अपनी पढ़ाई शुरू करें, अपनी करियर को बनाएं। क्योंकि अगर अच्छा पढ़ाई करेंगे, लर्निंग अच्छी होगी, तो अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। रोहिणी जी ने इस बात को प्रूव कर दिया है। प्लीज रोहिणी, अब आपके ऊपर है, सारा आप संभालिए और पूरे इंडिया को अब आप ठीक है। एड्रेस कीजिए। डेफिनेटली सर, थैंक यू सर, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन सर आपने मेरा दिया। सर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सर आपने मेंशन किया कि मेरी लर्निंग बहुत अच्छी है, एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे सीएमए फाइनल के टीचर थे, स्पेशली सर आप, सब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर करके दिया है। एंड जो एक्चुअली में मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थ्रू पता चलती है, वो चीज आपने मुझे थियोरेटिकली ही समझा दी क्लास में। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैंने अपना सीएमए जर्नी जो है वो दिसंबर 2018 से शुरू किया था, जब मैंने अपना इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप दिया था। उसके बाद मैंने जून 2019 में सेकेंड ग्रुप दिया। इंटरमीडिएट में अनफॉर्चुनेटली मैं दोनों ग्रुप साथ में नहीं दे पाई, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स के बाद मैंने ये ज्वाइन किया था। एंड मुझे ऐसा लगता था कि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए शायद मैं दो ग्रुप्स हैंडल नहीं कर पाऊंगी उस टाइम पे। तो इसीलिए मैंने इंटरमीडिएट में सिंगल सिंगल ग्रुप दिया। उसके बाद जब मेरे इंटरमीडिएट में सभी सब्जेक्ट्स में एग्जामेशन आ गई, तो मुझे लगा कि मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं शायद फाइनल में रैंक ला सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि चलो फाइनल में दोनों ग्रुप साथ में देते हैं, एंड फॉर्चुनेटली उसकी वजह से मुझे रैंक मिला। एंड उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली। लेकिन जितना मैंडेटरी है सीएमए इंस्टीट्यूट द्वारा जो बताया गया है कि कितना ड्यूरेशन होना चाहिए मैंडेटरी, अभी 1.5 इयर्स हो चुका है, पहले मेरा 6 मंथ्स था। तो मैंने सिर्फ उतनी ही ट्रेनिंग करी है। एंड कुछ कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि या तो तुम्हें 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना पड़ता है कैंपस प्लेसमेंट्स में, इंटरव्यू के लिए अपियर करने में, या फिर ऐसा कुछ। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ जो मैंडेटरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की एक्सपीरियंस है सिर्फ वही है, मेरे पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया। सबसे पहले इसी चीज, मैं ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में जो ऑल ओवर इंडिया आ रही थी, हर कैंपस में, चेन्नई हो, कोलकाता हो, या दिल्ली हो, या बॉम्बे हो, उन सभी कंपनीज ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था। एंड वो एक्सपीरियंस देखकर नहीं किया था, वो रैंक देखकर किया था, मेरे मार्क्स देखकर किया था। डेफिनेटली मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि जिसका एक्सपीरियंस है वो शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, वो लोग भी होते हैं। बट आपको अपने सीवी उस तरह से ड्राफ्ट करना पड़ता है कि एम्प्लॉयर्स की नजर आप पे पड़े। तो एक कुछ चीज मैं कुछ ऐड जैसे कि करना और चाहूंगा, इंटरप्ट, कि जिनका हाँ जी। रैंक है उनको ही प्लेसमेंट लगता है, ऐसा भी नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल भी आपकी नहीं है ऐसा, टैलेंट, बिल्कुल भी वो नहीं। आपकी टैलेंट को देखते हैं, और आप में इतना अच्छा, आपके मार्क्स के टैलेंट और आपकी इंटरव्यू इतनी अच्छी हुई है। आप कितने हाँ कितने जी। लोग आपके साथ बैठे हुए थे, लेकिन सिर्फ मात्र 2 जन की प्लेसमेंट हुई थी उस कंपनी में जिस कंपनी में हाँ आपकी जी। हुई है। तो इसका मतलब सब कुछ एक तरफ, टैलेंट एक तरफ। यस सर, डेफिनेटली मैं सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पावर जानता हूं फाइनेंस। जो 2-3 बार में उन दो एक एक ग्रुप करके उन्होंने सीएमए किया है, उनका भी 20-20 लाख, 25-25 लाख का पैकेज इस बार लगा है। डेफिनेटली।
हाँ जी सर, प्लीज डेफिनेटली गो अहेड, सर एक्चुअली। क्योंकि अपनी टैलेंट को आप हाँ कम, जी, आपकी टैलेंट, आप अपनी टैलेंट की वजह से आप आज यहाँ तक पहुंचे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपकी ह्यूमिलिटी है जो आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सर सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट किया है, तो उसका मतलब ही यही है कि तुम्हारा टैलेंट मैटर करता है। क्योंकि मैं ऑल इंडिया रैंक 3 हूँ, मेरे साथ बाकी रैंक होल्डर्स भी थे, बाकी सब इक्वली ही रैंक होल्ड, उनके पास रैंक भी था, मार्क्स भी थे, कुछ कुछ लोगों के पास डुअल डिग्री थी, कुछ कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी थे साथ साथ, एंड कुछ कुछ लोगों ने मेरे से भी ज्यादा मार्क्स लेकर आए थे, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 2 सब लोग थे। तो सर ये जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं, आपको ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप ये रैंक कैसे लेकर आए हैं, आप ये मार्क्स जो है इतने अच्छे कैसे लेकर आ पाए हैं। एंड वो आपको जस्टिफाई तभी कर पाएंगे जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और अपने नॉलेज को बहुत ही क्लियरली और अच्छे से आप इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। अगर जब तक आप अपनी नॉलेज को प्रेजेंट नहीं कर पाते इंटरव्यूअर के सामने, उनको नहीं पता चलेगा कि आपके पास नॉलेज है, क्योंकि ऑलरेडी आप एग्जाम्स में बैठ के क्लियर करके रैंक लाके आप ये प्रूव कर चुके हो कि आपने पढ़ाई तो कर ली है। अब आपको स्किल्स चाहिए, जो सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, बात करने का तरीका और आपका कॉन्फिडेंस और आपका बॉडी पोस्चर, आप कैसे ड्रेसअप करते हैं, ये सब भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि मेरे साथ बाकी सब भी रैंक होल्डर्स ही थे, कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, कुछ किसी किसी लोगों के पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस था। बट सिलेक्शन उस बेसिस पे नहीं हुआ है, सिलेक्शन उस बेसिस पे हुआ कि तुम्हारे पास टैलेंट कितना है, तुम्हारे पास स्किल कितना है, कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है आपकी, आप कैसे कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, आप पब्लिक डीलिंग में कैसे हैं। तो ये सब भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रैंक होल्डर्स की ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में शॉर्टलिस्टिंग होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों की शॉर्टलिस्टिंग हुई है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, रिनाउंड कंपनीज लाइक इंडियन ऑयल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IRFC, इन सब में बहुत अच्छी शॉर्टलिस्टिंग हुई है, 40-50 कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग हुई है, एंड उनमें से भी सिलेक्शन हुई है। तो उसमें रैंक होल्डर्स भी थे, नॉन रैंक होल्डर्स भी थे, एंड देयर इज अ केस कि इंडियन ऑयल में मैक्सिमम आई गेस नॉन रैंक होल्डर्स की ही सिलेक्शन हुई है। तो सर ये सब डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं खुद को। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बताया है कैंपस प्लेसमेंट्स में कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए तभी होगा, या फिर कोई फ्रेशर चाहिए तभी होगा, या कोई रैंक होल्डर चाहिए तभी होगा, ये ऐसा सारे बिल्कुल भी नहीं क्राइटेरिया है। हम लोग अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं यार। यस सर, एक्सपीरियंस होगा तभी हमें इंडस्ट्री वाले लेंगे, बिना एक्सपीरियंस के कैसे होगा, बिल्कुल बिना भी नहीं। एक्सपीरियंस के फाइनेंस लाइन में कैसे जाएंगे, हम रैंक नहीं है तो हमारा एग्जैक्टली। जॉब नहीं लगेगा, हम एक एक ग्रुप करके दे रहे तो हमारा जॉब नहीं लगेगा, हमारा एक टाइम में फेल हो गया, एक अटेम्प्ट में फेल हो गया तो हमारा जॉब नहीं लगेगा। ये सब सारे हमारे माइंड की लिमिटेशंस है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं बता सकती हूँ, क्योंकि पिछली बार तक जब मैंने एग्जाम नहीं दिया था, मैं कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यूज देखती थी कि लोगों की इतनी इतनी अच्छी पैकेजेस लगी है, तब मेरे दिमाग में भी एप्रीहेंशन था कि शायद तुम्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत करनी पड़ती है, तुम्हें एक्सपीरियंस 3-4 साल का लेना पड़ता है, तब जाके तुम्हारी सिलेक्शन होती है कैंपस इंटरव्यू में। बट आज मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो तुम्हें कह रही थी कि आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तभी हम आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं और था। अभी तो आपको बहुत मैक्सिमम आगे बढ़ना क्राइटेरिया। है। एज ए फ्रेशर आपने स्टार्ट कितना अच्छा किया है, मतलब मानना यस पड़ेगा। एज ए सर, फ्रेशर अगर आप इतना अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं तो आई डोंट नो आगे आज से 3-4 साल बाद मैं आपको कहाँ देख पा रहा हूँ, मैं तो वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन डेफिनेटली आप हमें अपडेट रखिएगा अपने अचीवमेंट से, क्योंकि डेफिनेटली। ये आपसे मेरा दूसरा इंटरव्यू है और भी मेरे को बहुत सारे इंटरव्यूज हाँ आपसे जी, लेने हैं। डेफिनेटली सर, सर आपकी ब्लेसिंग्स रही तो डेफिनेटली आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक जितना सीखा है मैंने अपने टीचर से ही सीखा है सर, और मैंने एक्सपीरियंस इतना ज्यादा लिया नहीं है, तो जो मेरी नॉलेज है, जो मैं बोल पाती हूँ, वो सिर्फ सर बाकी सारे जो भी आप जो पढ़ाते हैं एंड जो बाकी टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है वही है सर। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी स्टडीज को तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी में रखें। डेफिनेटली अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको कम टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, बट स्टिल आप कोशिश ये जरूर कीजिए कि जो भी आपके टीचर्स बोलते हैं कि होमवर्क करके आइए, इवन इफ ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं तब भी सीरियसली लीजिए उसको, हर दिन रिवाइज कीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा स्ट्रांग बने। हर चीज का किसी भी एक कॉन्सेप्ट को, किसी भी एक टॉपिक को क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको जितना हो सकता है पढ़ने की कोशिश कीजिए, एंड उसको समझ के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लेकर चलिए, क्योंकि अदरवाइज आप नहीं बोल पाओगे। मैंने जितना इंटरव्यू में भी फेस किया, जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे
वो बिल्कुल ही रिलेटेबल था। वो ये कह रहे थे कि जो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है सीएमए में, उस कॉन्सेप्ट को रियलिटी के साथ कनेक्ट करके बताओ। तो वो कनेक्शन तभी बनेगा जब आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग होगा कि इकोनॉमी कैसे चलती है, फाइनेंशियल सिस्टम्स कैसे चलते हैं। जैसे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन ऑयल की इंटरव्यू में, मैं 2 इंटरव्यू में बैठी थी, अनफॉर्चुनेटली दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट पीएफसी ने पहले मुझे कन्वे कर दिया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैंने पीएफसी सेलेक्ट कर लिया। तो इंडियन ऑयल का एक इंटरव्यू था जिसमें मेरे से पूछा गया था कि यूएस ने रशिया पे कौन से सैंक्शंस लगाए हैं, और उस सैंक्शंस की वजह से इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा, और उस सैंक्शंस की वजह से इंडियन ऑयल पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छा। तो सर ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि रशिया ने जो यूक्रेन में हमला किया उसमें इंडियन इकोनॉमी और ऑयल सेक्टर में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये सब तो इतनी जनरल नॉलेज, और क्लास में भी हम लोग फॉरेक्स में चैप्टर में बताते हैं कि डॉलर के भाव ऊपर नीचे होते हैं तो कैसे तेल की कीमत तय होती है, क्लासेस में भी हम प्रैक्टिकली बताते हैं। हाँ जी। और सर एक और क्वेश्चन ये था कि एक एनबीएफसी में भी या फिर बैंकिंग सेक्टर में कौन से रिस्क होते हैं, जैसे आपने सर पढ़ाया भी है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है, तो इन रिस्क को हेड्ज कैसे करना है, ये भी एक क्वेश्चन था। तो हेड्जिंग के टेक्निक्स आपको बताने थे, तो ये सब आपको पता चलता है। एसएफएम के इंटरव्यू चल रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ जी सर सारे टॉपिक से उन्होंने ऑडिट से भी पूछा था, कॉस्ट अकाउंटिंग से भी पूछा था। तो सर वो लोग ये चेक करना चाहते हैं कि अगर आपको जो रैंक मिली है क्या आप उसको जस्टिफाई कर पाते हो या नहीं, क्या आपके पास एक्चुअल में इतनी नॉलेज है, या फिर सिर्फ आपने एग्जाम के लिए पढ़ के उसको खत्म कर दिया। वो चेक करना चाहते हैं। स्टडी भी प्रैक्टिकल नॉलेज से करनी जरूरी हो गई। डेफिनेटली आप ये सोचेंगे मैं बुकिश लैंग्वेज पढ़ लूं, 4 क्वेश्चंस कर लूं और एग्जाम पास कर लूं, वो भी नहीं चलेगा। डेफिनेटली सर वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो चीज। उनको पता है कि आपने पढ़ाई जरूर करी है तभी आपकी रैंक आई है, या फिर तभी आप क्लियर कर पाए हैं एग्जाम इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन अगर आप उसको रिटेन कर पाते हैं, उसको आप एक्चुअल करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ रिलेट करके बता पाते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि यूजुअली इंटरव्यूअर्स यही चेक करना चाहते हैं। और मैं ये जरूर एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि वो ये भी टेस्ट करते हैं कि क्या आप कोई क्वेश्चन सुन के ब्लैंक हो जाते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने सुना था कि काफी बच्चे जो है वो ब्लैंक हो जाते हैं इंटरव्यूअर के सामने अगर कोई क्वेश्चन अगर उनसे पूछा जाए तो वो यही चेक करना चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, आपके पास इतना नॉलेज है कि आप खुद को बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये आता है एंड मैं ये इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप वेरी पोलाइटली उनको मना कर सकते हैं। तो वो आपके कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसी लैंग्वेज में आप बात करते हैं। अगर आप सीधा बोल देते हैं आई डोंट नो, तो वो बहुत रूड हो जाता है एंड इंटरव्यूअर को ऐसा लगता है कि मे बी आपने उतना एफर्ट्स नहीं डाले हैं। अगर आप आजकल बहुत फैशन चल रखा है कि सीधा बोल दो आई डोंट नो। मैंने सुना है ये चीज थोड़ा। आई डोंट नो, मैं इस पे कुछ वो नहीं कर रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज इसकी अलग तैयारी होती है इंटरव्यू की। बट आई थिंक आई डोंट नो बोलना भी इतना सही नहीं है, और कभी कभी सही भी है कि आप एकदम फालतू के आंसर दिए जा रहे हो, उससे बेटर आई डोंट नो बोल दो। बट उसको भी एक बैलेंस वे में देखना होगा कि एकदम स्ट्रेट वे आई डोंट नो बोलना भी सही नहीं है शायद। आई डोंट नो इस पे थोड़ा सा और चर्चा किया जा सकता है किसी और टॉपिक में कि इंटरव्यू को आपको कैसे फेस करना है। डेफिनेटली सर, उसका तो बिल्कुल अलग प्रिपरेशन होता है, और पढ़ाई के साथ साथ इंटरव्यू का प्रिपरेशन बिल्कुल अलग वे में चलता है। कुछ 5-6 बातें तो ध्यान रखनी होगी इंटरव्यू के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ 5-6 बातें आप ध्यान में रख के इंटरव्यू को फेस करो। वो उसका हमें आपने भी शायद इसी तरह से तैयारी की होगी शायद। कुछ बातों का आपने भी ध्यान रखा होगा। हाँ जी सर, इंटरव्यू से पहले तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स ले लीजिए। ये तो मस्ट है, क्योंकि इंडियन ऑयल का क्योंकि इंडियन ऑयल का जब मैं इंटरव्यू देने गई थी उन्होंने मेरे से पूछा कि इंडियन ऑयल का ईपीएस क्या है इस बार। देखिए अर्निंग पर शेयर। हाँ जी, ये पूछा उन्होंने मुझसे, एग्जैक्ट फिगर मांगा, और उन्होंने ये भी बोला कि हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है इस बार। एंड अगर पिछले साल डिक्रीज हुआ है, उन्होंने एक्चुअली मुझे बता दिया कि पिछले साल हमारा डिक्रीज हुआ था नेट प्रॉफिट, तो वो मुझसे ये जानना चाहते थे कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ इंडियन ऑयल का। तो उनका वो पूरा बिजनेस स्ट्रैटेजी आपको पता होना चाहिए कि वो बिजनेस मॉडल किस बेसिस पे चलाते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। एंड अगर 2020-2021 में अगर उनका नेट प्रॉफिट कम हुआ है तो किस रीजंस की वजह से हुआ है, वो ये सब आपसे जानना चाहते हैं। तो आपको इसके बारे में थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिल्कुल भी
कुछ ऐसा आपको इसमें चेकलिस्ट डाउट बनाते हैं, आपके पास थोड़ा सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा ऑफिस का, और आपको हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली में ही रहते हैं आप, दिल्ली का ही आपको ऑफिस मिला है, हेड ऑफिस में है शायद, हाँ जी। तो हाँ सर, बहुत ही रजिस्टर्ड अच्छा ऑफिस आपको, है इसमें। हाँ कोई आप आपको दिक्कत नहीं, आप चाहते भी यहीं थे तो बहुत अच्छा हाँ है। जी सर, डेफिनेटली। और बाकी और क्या, मतलब आने जाने का कुछ और क्या उन्होंने और एक्स्ट्रा क्या उसमें आपका फैसिलिटीज हैं आपके साथ सैलरी के साथ? सर बाकी सारी फैसिलिटीज है, वेरिएबल पे भी है एक अलग सा 40% का। एंड साथ साथ सर मेरे को रीइम्बर्समेंट भी है सर, पेट्रोल अलाउंसेस है और ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, सर चलो काफी ठीक है, अलाउंसेस है। हाँ जी। पेरेंट्स हाँ बहुत जी खुश सर। हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हैं। हाँ जी सर, वो बहुत खुश है, इमोशनल हो गए थे जिस दिन मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मेरा यहाँ पर सारी मतलब देखो, प्लेसमेंट हो आज गया है। आज पापा मम्मी की सारी मेहनत आज सफल हुई है, एक तो सब कभी ना कभी तो हाँ जी। मानेंगे ना, ये सफलता, आपने रैंक लाया था वहां भी एक तरह का सफलता था, लेकिन ये एक तरह का रिवार्ड मिल गया आपको, हाँ जी सर, डेफिनेटली सर, क्योंकि काफी टाइम जब से शॉर्ट एक लिस्टिंग आई थी मोटिवेशन होता हमारे है, इतना फाइनल, मेहनत करने के बाद एक मोटिवेशन अगर नहीं मिलता है ना, तो फिर वो मेहनत करना बेकार हो जाता है। बहुत बुरा लग, अब डेफिनेटली सर, दूसरे बहुत भी बुरा दूसरे लगता भी है अगर यार। यदि यहाँ देखेंगे, हेडलिंग देखेंगे, ऊपर से आप ये सब चीजें सुनेंगे, तो उनको भी एक मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा कि यार जब रोहिणी इतना हाँ अच्छा जी, कर सकती है तो हम भी कोशिश कर सकते हैं इतना अच्छा करने का। डेफिनेटली सर, सर कोई भी कर सकता है, इसके लिए बस थोड़ा सा आपको एफर्ट अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा कि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी थोड़ा सा मतलब हम ये और बोल फोकस सकते हैं करें। रोहिणी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आई है, हमारी ही दुनिया की है। नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो इस दुनिया में कोई भी कर सकता है, क्योंकि मेरे में ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है या कुछ भी ऐसा बहुत अच्छा नहीं है जिसकी वजह से मुझे सिलेक्शन मिली है। सर अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली कोई भी कर सकता है, क्योंकि मेरा जनरल ये मानना होता है कि जो भी सीएमए कोर्स में आता है वो सभी बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो सब लोगों को अगर सारे टैलेंटेड लोगों के बीच में भी आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको कुछ चीजें अलग करनी होगी, बस वही चीज का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। बहुत अच्छा। कभी एक इंटरव्यू और लेंगे जिसमें हम ये शायद चेकलिस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू को फेस कैसे करना है, डेफिनेटली। ताकि ये काफी यूजफुल रहेगा हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए। अभी के लिए यस आपको सर, बहुत बहुत बधाई, एनी टाइम बहुत सर। बहुत। और कोई भी अगर क्वेरी है रोहिणी जी से, आपको अगर डायरेक्ट पूछना है तो प्लीज आप रोहिणी जी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इस जहां भी ये वीडियो लोड, आप जहां भी वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आंसर क्वेश्चन करिएगा, मैं रोहिणी जी से टाइम लेते हुए उनसे जरूर आंसर कराने की कोशिश करूंगा। रोहिणी जी आपके लिए डेफिनेटली। 24/7 जब भी उनको टाइम मिले अवेलेबल, वो आपको आंसर करेगी। रोहिणी जी आज इस मुकाम डेफिनेटली। में पहुंची है और रोहिणी जी चाहती हैं कि आप लोग भी उस मुकाम को हासिल करें। रोहिणी जी अब एज अ गाइड, एज अ कोच, एज अ मोटिवेटर आप लोगों को लीड करेगी। अगर आप चाहते हैं कोई भी क्वेरी आप रोहिणी जी आंसर करें तो डेफिनेटली वो आंसर करेगी, सब्जेक्ट रिलेटेड, प्रिपरेशन रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड। जब भी उनको टाइम मिलेगा आप अपनी जो रोल मॉडल है वो रोहिणी जी को बना लीजिए, रोहिणी जी के नक्शे कदम में चलिए, आपका भी भला होगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर, मुझे नहीं लगता कि सर इतना सारा रोल मॉडल बनने के मैं लायक हूँ, डेफिनेटली, बट मेरी तरफ से जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ सबको, मैं सीएमए स्टूडेंट्स के लिए इतना तो मैं जरूर करना चाहूंगी। बट रोल मॉडल शायद मैंने इतना कोई बड़ा अभी काम किया नहीं है जिससे मैं रोल मॉडल बन सकूं, बट हेल्प तो मेरी तरफ से हमेशा रहेगी सर, फॉर ऑल सीएमए नहीं, जैसे स्टूडेंट्स आई हाँ, ऑलवेज। बहुत सारे स्टूडेंट रोल मॉडल बनाते हैं, मतलब लेट से ठीक है वो भी हैं, जैसे मान लो शाहरुख खान, ऋतिक रोशन हाँ जी, हाँ और जी, हाँ ऐश्वर्या जी, राय, ठीक है वो अपने फील्ड में बहुत हाँ अच्छे हैं, लेकिन हमारे लिए तो रोल मॉडल आप ही हैं। एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात कर रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, तो हाँ जी आपको रोल मॉडल बनाने में कोई हर्ज नहीं है। मेरी आज थैंक यू मेरी सो एक मच सर स्टूडेंट सुरभि आपको। अग्रवाल, मेरी एक स्टूडेंट है, सी इज इन हांगकांग, एचएसबीसी बैंक में, बहुत करोड़ों का पैकेज है, और सी सो वाओ। सो इंटेलिजेंट, इतनी टैलेंटेड स्टूडेंट, मतलब क्या बताऊं। तो उन्होंने भी काफी हेल्प किया स्टूडेंट्स को, काफी इंटरव्यू भी हमारे चैनल में है उनके सजेशन से रिलेटेड, और काफी स्टूडेंट्स को हेल्प मिला उनके व्यूज से और सजेशन से। हाँ जी सर, और मैं हमारी एक हमेशा हेल्प स्टूडेंट करने के लिए रेडी। है डिम्पी जिंदल, सी मैकेंजी की पार्टनर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, बहुत बड़े पोस्ट में, बहुत ही बड़े पोस्ट में। वाओ, वाओ सर, सर ये लोग भी है बहुत रॉबिन बड़े सिंगला रोल मॉडल। और निखिल रेड्डी, जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, वो भी आज अच्छी पोजीशन में हाँ है, जी, हाँ बहुत जी अच्छी सर, हाँ पोजीशन जी। में। उन्होंने, उनका मैसेज आया था 2 दिन पहले कि कोई अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनकी प्लेसमेंट निकली थी, तो कोई आपके स्टूडेंट है तो जरूर हमें बताइएगा, तो काफी वो मतलब आगे इंटरव्यू के लिए उनका अपॉइंट करेंगे उनको। तो इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे बोलते हैं कि सर आपके कोई स्टूडेंट्स हो तो बताइए, हम पहले उनको कोशिश करेंगे उनकी प्लेसमेंट हो जाए।
हाँ जी सर, हाँ जी सर, यही यही हेल्प भी मैं मेरे से भी आप जरूर नहीं एक्सपेक्ट कर नहीं, सकते सच हैं में तो कि मुझे। आज मुझे क्या, मैं मॉनिटरी टाउन पे तो देखिए हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। अभी आफ्टर आप इतनी बड़ी पोजीशन में पहुंच गई हैं, आपकी इतनी अच्छी सैलरी है। मैं बस आपसे एक ही चीज चाहता हूं कि बस आप कांटेक्ट में रहें। आप मेरे स्टूडेंट्स को जरूर हेल्प डेफिनेटली। करें। मेरे स्टूडेंट्स को आपको हेल्प करना है। हाँ, हाँ। सर मुझे याद है जैसे ही मुझे शॉर्टलिस्टिंग और मेरे को सिलेक्शन का मिला था, ये ऑफर लेटर जब मिला था, तो मुझे याद है कि सर सबसे पहले मैंने सभी अपने टीचर्स को मैसेज किया था बहुत सर। ये हुआ ना बात। तो हाँ, तो सर मेरे को बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड है टीचर्स की तरफ, क्योंकि अगर टीचर्स ने मेरी हेल्प नहीं की होती तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होती सर। स्पेशली मैंने अपना सीएमए फाइनल का जर्नी सर आपकी क्लासेस से शुरू किया था। हम्म। जो सर आप मोटिवेशनल कोट्स बोलते थे हर क्लास से पहले और हर क्लास खत्म होने के बाद, सर वो सब चीजें मेरे थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा उन्होंने डायरेक्शन दिया है। एंड ये जरूर बताया है कि मैं पॉजिटिव वे में अगर सोचूंगी तो डेफिनेटली मेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा। और जब दूसरे स्टूडेंट्स हम आपकी क्लास में रेफरेंस लेते थे तो आप मोटिवेट होते थे दूसरे स्टूडेंट्स को देख के। हाँ, हाँ जी सर, बहुत ज्यादा मोटिवेट होती थी सर। आई थिंक एक विनय करके एक स्टूडेंट थे सर आपके, तो मुझे याद है कि उन्होंने आपको मैसेज किया था। मेरे बुक में वो प्रिंटेड भी है जो उन्होंने आपको मैसेज डाला था कि उनकी ओएनजीसी में प्लेसमेंट लग गई है एग्जैक्टली 18 एग्जैक्टली। लाख की। 18 लाख की तो सर वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि वो भी फ्रेशर थे आप एंड उनकी उनको 18 देख लाख के की आप आए, पैकेज। अब आपको देख के कितने लोग आप बेड़ा पाल होगा पता ही हाँ नहीं। जी, हाँ जी सर, ऐसा ही साइकिल बनता रहे, बनता सीएमए ऐसे ही कोर्स बनता अच्छा है, बनता यही रहे, साइकिल कभी पॉजिटिव। टूटना नहीं चाहिए, यही साइकिल है। हाँ जी, यही साइकिल है। हाँ जी सर, हाँ जी, सो आज हाँ आज जी। का दिन आपका है। आपका समय है, खूब इसमें एंजॉय कीजिए, खूब अपने और स्किल्स को बढ़ाइए। अपनी सारी जो हाँ जी, मेहनत आपने की थी उसको रिकॉल कीजिए और आज का दिन एंजॉय कीजिए। और आगे आने वाले समय में हाँ जी आपको और सर। बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। एक दो इंटरव्यू सेशन में आपसे और जरूर रखूंगा, कुछ इंटरव्यू स्किल्स हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे तो शायद उनका भला एनी होगा। टाइम सर, इंटरव्यू कैसे फेस करना है। एनी टाइम। तो रोहिणी जी से बात करते करते जस्ट एक और बात मुझे ध्यान आई है कि एक और हमारे पास मिथ होता है कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। एसी होना चाहिए, बहुत अच्छा रूम होना चाहिए, स्टडी टेबल होना चाहिए, अच्छी महंगी महंगी किताबें होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कार होनी चाहिए। सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा पढ़ाई नहीं होगा। एक ये भी मिथ है। बहुत लोग ये भी सोच हाँ के जी, पीछे रह जाते हैं, यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, देखो उसके पास ये है, कार से आता है, कार से जाता है, इतनी महंगी महंगी किताबें हैं, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है पढ़ने का, हमारे पास तो वो सारी कुछ है ही नहीं। तो रोहिणी जी, क्या ये एक बात है, सही है, या आपने भी उस अभाव में जिया है, उस आपने भी इस स्ट्रगल से जिया है, आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल से आपको पढ़ा पाए हैं, क्या वो चीज वो फेस आपने किया? थोड़ा सा बताइएगा उसके बारे में। आज आप इतना बड़ा हाँ जी पैकेज सर। हम सर हाईलाइट कर मैंने रहे हैं, आज हम वो दुनिया को बोल रहे हैं कि आपको इतना बड़ा पैकेज मिला है, लेकिन क्या आप सही में मतलब एक स्ट्रगलफुल जर्नी से आए हैं, या आपको बहुत इजीली आपको लग रहा है हाँ यार ठीक है, मेरे को तो इतना बड़ा पैकेज मिला है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने वो स्ट्रगल, आपने वो फेस किया है, आपने वो अभाव फेस किया है, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत मुश्किल से पढ़ाया है और यहां तक आपको मुकाम तक हासिल और किया है। हाँ जी सर, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती कि आपके पास सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो सिर्फ आपका विल पावर होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए बस, और कुछ जरूरत नहीं है। अगर मैं ये जरूर मानती हूँ कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं घर पे बैठ के मेरे को पापा ने अलाउ किया ये सब पढ़ने के लिए, इवन विदाउट वर्किंग। बट अगर मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूँ तो आज भी मेरे घर पे अगर एसी चलना होता है तो मुझे पापा से परमिशन जरूर लेनी पड़ती है। तो मैं पापा से परमिशन लेने के बाद ही मैं कहीं पर भी, मतलब अगर मेरे घर पे एसी चलना है तो पापा की परमिशन जरूरी होती है वहां पर। तो तो इस एक वजह एक से तो मिनट, मैं ये ये बहुत बिल्कुल बड़ी भी। बात आप बोल रहे हैं, बहुत एक ये हेडलाइन हो सकता है। आई थिंक न्यूज़पेपर वाले ये सब हेडलाइंस को ना दिखाते हो पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटी दिखाते हैं। मतलब आप यस। आज आप इतनी बड़ी मुकाम में पहुंच चुके हैं, इतना आप मतलब हासिल कर चुके हैं, लेकिन आप उस मतलब तरह से आपको फेस करना पड़ा कि कभी कभी एसी भी चलाना मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि डेफिनेटली आप समझते हैं एसी चलता है तो बहुत ज्यादा बिल आती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, और आप नहीं चाहते कि अननेसेसरी बर्डन हो अपने पेरेंट्स को, फैमिली में। तो आप उतना सोचते हैं, मतलब इतना हद तक भी आप सोच पा रहे हैं कि मैं एसी चलाऊंगी तो हाँ जी, बिजली बिल आएगा, और बिजली बिल आएगा तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हम लोग इतना स्ट्रांग नहीं है अभी कि इतना हम लोग एक लग्जरी अफोर्ड कर सके। उस सर माहौल एक्चुअली में ये आप हमारी पढ़कर बड़े आदत हुए है। हैं और आज ये मुकाम हासिल किया आपने। मतलब ये एक एक ये हेडलाइन होना चाहिए अपना अलग से।
हाँ जी सर। सर एक्चुअली मेरे घर से आदत है एक्चुअली कि अगर कुछ भी एसी चलाना हो या कहीं बाहर जाना हो तो पापा से परमिशन जरूर लेना है। तो बचपन से यही चलता आ रहा है, तो आज हम सोचते नहीं है पापा से पूछने से पहले, वो तो सबसे ठीक है, पहले हाँ। पूछ ही लेते हैं खुद। हाँ जी। लेकिन फिर भी इतनी कुछ भी महंगी महंगी करने से पहले पापा से पूछ। कोचिंग फीस इतनी महंगी महंगी, इतना पढ़ाई इतना आजकल हाँ महंगा जी, हो गया है, डेफिनेटली। फिर भी मतलब आप मतलब डेफिनेटली। सोचना पड़ता है, एक एक चीज के लिए सोचना पड़ रहा है। आप सोचिए तब भी आप इस मुकाम तक पहुंच पाए, इसका मतलब अभाव कुछ भी नहीं होता, अभाव हमारे दिमाग में है। नहीं सर, नॉट एट ऑल। डेफिनेटली अगर सर, आपकी डेफिनेटली। इच्छा शक्ति जिस है, दिन विल पावर है, तो कोई अभाव नहीं है, और अगर विल पावर ही नहीं है तो अभाव ही अभाव है। हाँ जी सर, हाँ जी। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस कीजिए। बाकी किसी और चीज के बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जरूरत है नहीं उसको पढ़ने के लिए। अगर आपके पास कुछ है नहीं आज, तो आप ये जरूर इसको मोटिवेशन आप लेकर चल सकते हैं कि जरूर अगर मैं अच्छा पढ़ूंगी तो मैं जरूर ये लेकर आ पाऊंगी अपनी फैमिली के लिए, या अपनी फैमिली को ये सुविधाएं मैं प्रोवाइड कर पाऊंगी। तो अगर आप ये सोच के चलेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है खुद खुद में ही। क्योंकि मैं मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि आपको बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी बुक्स पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रिसोर्सेस आपके पास है उसमें भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच। ये ऐड आपने किया अलग से, क्योंकि ये भी एक मिथ था, उसको हमने तोड़ने की कोशिश की। आज बहुत सारे मिथ को हमने तोड़ने की कोशिश की। आई थिंक इन सब से हमारे स्टूडेंट्स का जरूर भला होगा, और भला का उल्टा लाभ होता है, और दया का उल्टा याद होता है। तो आपको दुनिया हमेशा याद रखेगी, और जो लाभ स्टूडेंट्स को मिलने वाला है इस इंटरव्यू से, वो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनलिमिटेड और परपिचुअल बेनिफिट्स मिलेगा इस इंटरव्यू से, मेरा मानना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।